प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे? मस्त, बिंदास, झक्कास, बहुत बढ़िया। मैं भी झक्कास, बिंदास, मस्त। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपना ये दूसरा लेक्चर है और हमने पहले लेक्चर में देखा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इमेज। और तुम लोग सोच रहे हो कि सर के पास बहुत एनर्जी दिख रही है, तो वो क्या है कि अनवर सर के बार वीडियो देख के एनर्जी आ गई शुरुआत करने की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब की कहानी हमने जो पहले क्लास में देखा वो सब देखा कि कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन था। अब आपकी मेन कहानी स्टार्ट होने वाली रिफ्लेक्शन से। ठीक है ना। तो पढ़ने वाले अपन रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले बच्चों? ये तो तुम लोग बहुत पढ़े हो ना। चलो डिफाइन करते हैं। जैसे ये मान लो क्या आपका मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। ठीक है, कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। तो रिफ्लेक्शन की फॉर्म यही बोलता है कि अगर जो लाइट एनर्जी है ना जो आ रही है वो मिरर से हिट करने के बाद, टकराने के बाद वो क्या हो जाए, उसी मीडियम में वापस हो जाए वो लाइट एनर्जी। अब उसी मीडियम में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि हाँ अलग कुछ एयर इधर वाटर हो तो इधर नहीं आएगी, उसी एयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक ना। ये सब रिफ्रैक्शन में और क्लियर होगा। बस यहाँ पे देखो कि अगर कोई लाइट एनर्जी आ रही है वो मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में फिर से वापस हो जाए, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये होगी रिफ्लेक्शन की बात। यानी कि बोल कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते बच्चों, है ना, बड़ा बनाते, क्योंकि ठीक है ये आपका हो गया मिरर। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है और ये मान लो कि यहाँ से कहीं से रे आए। ठीक है, ये यहाँ से कहीं से रे आए। रे को हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और यहाँ एरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हिट की, यहाँ पे हिट की। ठीक है ना, और ये यूं ऐसे चलेगी। ठीक है ना। यही फिनोमेना क्या है आपका, यही फिनोमेना क्या है आपका रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना आपका क्या है, रिफ्लेक्शन बच्चों। दिस फिनोमेना लाइट एनर्जी आई और हिट करके वापस हो गई, रिटर्न हो गए, उसे हम लोग बोलेंगे दिस फिनोमेना रिफ्लेक्शन। और जो आ रही रे उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये बात होगी क्या आपकी रिफ्लेक्शन की बात होगी। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो पहले वाला हमने डिफाइन कर दिया रिफ्लेक्शन क्या है। पहले हमने डिफाइन कर दिया वहाँ। ठीक है, हमने पहले देख लेते क्या क्या पढ़ रहे हैं। हमने डिफाइन कर दिया कि लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी आ रही है वो मिरर से हिट करने के बाद क्या हो रही है कि उसी मीडियम में वापस हो जाए, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट है और जो लाइट वापस हो रही है, रिटर्न हो रही है, वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। डिफाइन हमने कर दिया। दूसरा पॉइंट आते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्या होता है कि दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों रेगुलर, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं REF के ऊपर L लिख दिया, रिफ्लेक्शन हो गया। और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों होता है। एक होता है इरेगुलर क्या, रिफ्लेक्शन। तो ये आपके दो टाइप के बच्चों रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। और इसी को इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूज। इरेगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज भी बोलते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर और इरेगुलर को समझते हैं क्या है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, रेगुलर को बता रहे हैं, रेगुलर को बता रहे हैं कि रेगुलर क्या होता है। देखिए सरफेस आपका क्या है, दो टाइप हो सकता है। एक स्मूथ सरफेस हो जाए, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। और एक आपका सरफेस बच्चों हो सकता है स्मूथ ना हो। ये मिरर बना रहा हूं, मिरर के लिए एक साइड क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं ना। ये स्मूथ मिरर है, ये क्या है, स्मूथ नहीं। तो रेगुलर मतलब समझ लो कि स्मूथ, इरेगुलर मतलब जो स्मूथ ना हो, रफ हो। ठीक है ना, कर्व टाइप। ठीक है, ये रफ होता है। ठीक है, ऐसे सिंपल समझ लो ये क्या होता है, रफ होता है। अब देखो कि अब है क्या रिफ्लेक्शन। तो देखो क्या होता है कि अगर ये स्मूथ सरफेस है ना, तो अगर ये रे आ रही है, ठीक है ना, ऐसे यूं, तो ये जो इंसिडेंट रे ये रिटर्न हो गया ऐसे। इसी के पैरेलल मैंने एक और लिया रे, और ये आपकी ऐसे वापस हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपकी कहलाएगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों,
तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या देख रहे हो तुम, जो इंसिडेंट रे जो आ रही है वो क्या है, पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो क्या है, पैरेलल है। तो हमने क्या देखा, नेचर लगभग सेम है, अगर पैरेलल पहले है तो बाद में भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ जैसे लाइक यहाँ पे ये ऐसे आया और ये आपका ऐसे चला गया, ठीक है, ये पहली रे हो गई। अगर मैं इसी के पहले एक और रे ले बच्चों, एक और रे ले, ठीक है, एक और रे हम लोग रे लें दिस एंड ये समथिंग ऐसे जाएगा, ठीक है, ये समथिंग लाइक ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपकी ये पहले, अब देखो कि ये दो रे क्या पैरेलल है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन के बाद ये और ये पैरेलल नहीं है। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं सिंपल बोलूँ तो तुम्हारे कई वे है डिफाइन करने के कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि अगर दो रे इंसिडेंट पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रहेगी और ये पैरेलल नहीं रहेगी। मतलब ऐसे सिंपल ये बोल सकते हो कि आप रिफ्लेक्टेड रे को देख के बता सकते हो कि इंसिडेंट रे कैसी होगी। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल है, यहाँ पे इसको देख के बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये ऐसे सिंपल है। सिंपल भाषा में क्या होता है, जितना भी सिंपल भाषा में बोलो कि रेगुलर जो कि स्मूथ सरफेस पे होता है रिफ्लेक्शन, और जो कि जो अनस्मूथ पे होता है वो होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब पता नहीं कैसे रिफ्लेक्शन के बाद आपकी कहानी नहीं बता सकते कि वो किधर जाएगी। ये मान लो कि ये ऐसा आया तो ये जो है आपका ऐसा आया तो ये समथिंग ऐसे चला जाए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गई टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो गई, फिर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो गई। तो हमने दो चीज पढ़ लिया, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, पहला दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ कितने हैं देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, मैं समझाता हूं कैसे। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लेन मिरर, और ये आपकी यहां से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपकी क्या इंसिडेंट रे। एक सेकंड देख लें तुम दिख रहा है कि नहीं अच्छे से मोबाइल में, ठीक है। ये रे यहाँ से आई, और ये अब अच्छा बच्चों ये देख लो कि एक और चीज़ होता है, इसे बोलते हैं कि अगर ये मिरर है ना, देखो ये कोई मिरर है ना, ये मिरर, तो मिरर की एक परपेंडिकुलर जो होता है लाइन, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये मिरर से 90 डिग्री बनाएगा, इससे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। और ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे, इसे लिखता हूँ इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे आई तो ये क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे इससे रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये नॉर्मल हो गई, ठीक है ना। और हम लोग बच्चों इसे बोलते हैं, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे तीनों लाइनें मिले, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है ना। या कुछ भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अगर कहीं बात आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो वो समझ लेना किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, तुमने क्या देखा, इंसिडेंट रे तुमने सीख लिया, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल तुमने देख लिया। अब देखो बच्चों नॉर्मल क्या है, रे तो दो ही है, नॉर्मल क्या है कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या लाइन, क्या एंगल क्या होता है दो लाइन के बीच का, तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, हम लोग इसको बोलते हैं आई, और इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला एंगल को आर बोलते हैं। और आई जो मेरा बच्चों होता है, एंगल आई को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और हम लोग जो आर है, एंगल जो आर है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। जैसे इंसिडेंट रे था ना तो एंगल कर देंगे। अब तुमसे कोई बोले कि डिफाइन इंसिडेंट एंगल, तो डिफाइन इंसिडेंट एंगल क्या है कि इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये बात हो गई। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी सीखा, क्या क्या देख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हो गया,
और ये इंसिडेंट एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी सीखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, दो आपके पॉइंट हैं। एक पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है, तो 2 रूल है। वो बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है वो हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इंसिडेंट एंगल जो है बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पे ये सब है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। ये लाइज इन सेम प्लेन मतलब ये तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, वो क्या है बच्चों, वो तीनों जो है एक ही प्लेन में आपको होगा बच्चों। किसमें होगा, वो एक ही प्लेन में होगा, ठीक है ना, एक ही इन सेम, लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है ना। ये बात होगी रूल नंबर 2 की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही 2 रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे जैसे देख लो, जैसे देखो ये प्लेन है, ये मिरर ही है, ये आपके इंसिडेंट रे आई और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये एक ही प्लेन में, और नॉर्मल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, नॉर्मल भी इसी में होगा तो एक ही प्लेन में होगा, यानी कि दोनों तीनों अलग अलग मतलब सेम ही प्लेन में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होगी। अब हम लोग जो है नोट में अपन कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। तो ये तीसरा पॉइंट, ये तीनों हो गए। अब हम लोग लिखने वाले नोट में कुछ पॉइंट, ठीक है ना। नोट में ये बच्चों कि क्या मेरा ये जो रिफ्लेक्शन है, क्या हमेशा इसी प्लेन मिरर के लिए होगा, नहीं। ये आपका कर्व्ड मिरर के लिए हो सकता है, किसी भी ज्योमेट्री के लिए हो सकता है, स्मूथ ज्योमेट्री के लिए, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच आर नॉट इवन हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेरा सवाल ये क्या है कि क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए अप्लाइड है, नहीं, वो किसी भी सरफेस के लिए अप्लाइड है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपका जो है उसी में आपका। तो नोट नंबर 1 कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड, law of reflection can be applied to the reflecting surface, to the reflecting surface which are not horizontal, मतलब आपका कर्व्ड हो तब भी चल जाएगा, which are not horizontal। मतलब क्या हो, बेसिकली वो बोल क्या रहा है कि कर्व्ड सरफेस है तब भी आप जो है आप डिफाइन कर सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होना चाहिए, और तीनों जो है इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे अगर मैं डिफाइन करूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो कि मैं इस टाइप का कोई सरफेस आ गया, ठीक है ना, कर्व्ड हो गया, इस टाइप का आपका कर्व्ड सरफेस हो गया, और ये मिरर के लिए क्या होता है, एक साइड हम लोग क्या करते हैं, कोटेड करते हैं ना, ये मिरर बन गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लो कि ये यहाँ से रे आया, ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। अब देखो तुम्हें कैसे ड्रॉ करना होता है बच्चों, बताते कैसे। यहाँ पे ले लो ये वाला पॉइंट ले लो, ये आपका ऐसे यहाँ पे आया, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्यों वहाँ पे ले रहा हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। ये वाला, इस वाले पॉइंट पे क्या आया कि इंसिडेंट एंगल आई।
अब ये क्या है कि इंसिडेंट आएगा, जितने एंगल्स आएंगे उतने एंगल पे निकल जाएगा। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। तो इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, ये मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे क्या करो, एक जो है टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट। तो आपका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट मेरा ऐसे हो गया, और इसका ये हो गया आपका नॉर्मल। ये क्या होगा बच्चों, ये आपका नॉर्मल आ गया। तो ये इंसिडेंट एंगल है, तो जितने से आया है उतने से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये I बराबर R होगा, और ये इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये कर्व सरफेस उसके लिए भी लग सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या मैं अगर ऐसे कुछ ले लूँ कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। तो अगर मान लो कि जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट ले लो, बोलो तो जो तुम लोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपकी ऐसे इंसिडेंट ये वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट ले लो, ए पॉइंट है ये यहाँ पे ए पॉइंट पे एक इंसिडेंट एंगल हिट की यार, उसी ए पॉइंट ए पे गिरी। अब क्या, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? तो हमेशा क्या करो, नॉर्मल बनाओ। कैसे नॉर्मल पता करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये आपका नॉर्मल होगा, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो जितना एंगल ये है उतने एंगल से क्या होगी, वापस होगी। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया IR, और ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। देख रहे हो, कर्व सरफेस है, फिर भी हम लोग लगा सकते हैं। या तुम लोग ये कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसे हम लोग, और ये एक और भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लाइक ये कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पे देख लो फिर से, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। मान लो कि ये पॉइंट आपने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए है, और इस पे क्या होगा कि एक रो जो है यहाँ से आई किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो नॉर्मल पहले क्या करो, पता करो। नॉर्मल कैसे पता करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करो, ए से टेंजेंट ये हो गया, तो उसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, आपका नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल हो गया, और ये तो फिर ये क्या बनेगा, इंसिडेंस एंगल बनेगा I, और उतने ही एंगल से आपकी रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल से। तो मतलब बेसिकली क्या, जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आपका कर्व सरफेस है तो नॉर्मल कैसे पता करना है वो तुम शायद समझ गए होगे। नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, कर्व सरफेस के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बच्चों हो गई। रूल नंबर ये क्या है, नोट में पहला पॉइंट हो गया नोट का, और दूसरा हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं। नोट में पहला लिख लो 1 पॉइंट हो गया, नोट का दूसरा पॉइंट देखो। नोट का दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, पहला हो गया, दूसरा एक होता बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, अब ये देखो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर। नॉर्मल मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इंसिडेंस मतलब कोई रे 90 डिग्री पाए, तो मान लो कि ये रे 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो अब बताओ कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें क्या है बताओ। अगर ये 90 पे आई है तो जितने पाई उतने से चली जाएगी, तो 90 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने बेसिकली क्या है कि ये जिसे ये नॉर्मल है, देखो ये आपका क्या है बेसिकली, ये प्लेन का इस प्लेन मेरे का नॉर्मल ये होगा, और नॉर्मल के अलोंग आ रही है, ठीक है ना। तो इंसिडेंस एंगल कितना हुआ, 0 हो गया ना। इंसिडेंस एंगल क्या होता है बताओ, ये होता है ना इंसिडेंस एंगल, कि ये कोई रे इंसिडेंस रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल से। तो अगर ये मेरी रे जो है ऐसे वहीं से पास कर जाए तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा, 0। तो अगर इंसिडेंस एंगल 0 गया तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कब हो गई 0, जब वो ऐसे आई है और इसी से क्या हो जाए, चली जाए, वापस हो जाए। तो इससे बोलते हैं बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नॉर्मल के अलोंग रे आ रही है, ऐसे बस समझ लो कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है कि नॉर्मल के अलोंग क्या आएगी आपकी रे आएगी, तो उसी के अलोंग क्या हो जाएगी आपकी, चली जाएगी, उसी के अलोंग क्या हो जाएगी आपकी, चली जाएगी। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, इससे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लो बच्चों, ग्रेजिंग इंसिडेंस। एक होता है आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है, ठीक है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस, इंसिडेंस या इंसिडेंट, ठीक है, देखना इंसिडेंट होता है, इंसिडेंस नहीं इंसिडेंट होता है, ठीक है, इंसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो बेसिकली टेंजेंशियल है, जो इसमें रे आएगी वो क्या आएगी, टेंजेंशियल आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, टेंजेंशियल आएगी। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूँ कि ये आपका कोई कर्व मिरर है, ठीक है ना, या कर्व सरफेस है, ये मिरर बोलेंगे, और ये पे क्या है, ए पॉइंट है,
तो यहाँ पे क्या देखो कि रे आपकी ऐसे आ रही है, ये क्या रे क्या टेंजेंस है। अच्छा ये बताओ कि इसका नॉर्मल ए पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या ये नॉर्मल हो गया, तो इंसिडेंस एंगल कितना पे 90 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा उतने पे जाएगा, तो वो भी रिफ्लेक्टेड एंगल ऐसे होगा, तो बेसिकली आपके ऐसे जाएगी। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में हो क्या रहा है कि रे जो है सीधे निकल जा रही है, ये इंसिडेंस रे है IR और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में वो होता है कि रे क्या नॉर्मल के अलावा आएगी और उसी से वापस हो जाएगी, और ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या है कि सीधे एक लाइन के फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस की बात होगी। अब हम लोग चौथा देखने वाले हैं, चौथा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखो नोट में चौथा कि देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। ऐसे मान लो ये देखो ये प्लेन मिरर आपकी और ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना। तो अगर ये रे है बच्चों, ये रे है, तो रे को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट है ना, लाइट है। तो हमने देखा था अभी मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ाया था कि इसका वेव नेचर होता है। जब वेव नेचर होगा तो इसकी एक तो वेलोसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, आपकी क्या होगी वेव लेंथ होगी, ठीक है ना। तो इसकी कुछ स्पीड होगी, जैसे मान लो v से लिख दिया, फ्रीक्वेंसी होगी f से लिख दिया, और वेव लेंथ होगी। ये अब की बात है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये अब की बात है। मतलब क्या, जब इंसिडेंट हुई है तो ये इसके पास मान लो कुछ स्पीड होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ लेमडा का मतलब होगा वेव लेंथ होगा, ठीक है ना। अब क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। क्या मेरा सवाल ये है कि वेलोसिटी सेम रहने वाली है या चेंज हो जाएगी, तो बच्चों वेलोसिटी वही रहने वाली v। फ्रीक्वेंसी मेरी सेम रहेगी या वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है, और वेव लेंथ भी क्या रहने वाला, वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रख लो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इन तीनों क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं रहना, रिमेन सेम रहने वाली है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पीड, फ्रीक्वेंसी and wavelength of ray light doesn't change या remain same। doesn't change लिख लो या remain same, मतलब जैसी है वैसे रहेगी, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जो भी चेंज होता है वो होता है बच्चों इंटेंसिटी में। तो अभी तुम लोग सोचोगे इंटेंसिटी क्या होता है, तो बाद में सीख जाओगे। तो ये इंटेंसिटी बस याद रखना कि इंटेंसिटी आपकी चेंज होगी, ठीक है ना, इंटेंसिटी आपकी चेंज होगी, बस यही होगी। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या रहने वाली है आपकी, सेम रहने वाली। तो ये कुछ पॉइंट थे बच्चों, ठीक है ना, यही कुछ आपके पॉइंट थे, ठीक है ना। अब देखो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, इस पर। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पर अच्छे क्वेश्चन एक दो करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर क्या करें अभी, इस पर हमको नहीं लगता अभी नीड है, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके बाद देखेंगे, ठीक है बच्चों। एक आगे अगला कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, एंगल ऑफ डेविएशन, अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ, पहले ऐसे समझ लो फिर हम बताएंगे डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। ये क्या आपकी प्लेन मिरर है, ये क्या आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से रे आई, इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल, एन से लिखते हैं, और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये बच्चों आपका आई है और ये क्या है, आर है। अगर हम इस रे को बढ़ाएं यहाँ से, अगर देखो अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, अगर ये बेसिकली होता नहीं, अगर ये मिरर होता है तो ये क्या होता है, सीधे आपकी क्या होती है, सीधे जाती है लाइट। तो अब क्या है, इस मिरर की वजह से क्या हुआ कि ये जो है ये रे ये ऐसी जानी चाहिए पर ये मुड़ गई है, अब ये मुड़ गई ऐसे, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ गई है और मैंने इसका नाम दिया डेल्टा, ठीक है। यही डेल्टा क्या आता है बच्चों, यही डेल्टा क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। यही एंगल क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो कैसे डिफाइन करोगे एंगल ऑफ डेविएशन? तो तुम लोग बोलोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि सर इट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे बोल सकते नहीं, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ओरिजिनल इंसिडेंट एंड रे ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे तुम लोग कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बोल रहा है कि ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या बोलेंगे हम लोग इसको? क्या बोलेंगे? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? मतलब क्या है बेसिकली, ऐसे जिम करो कि इससे सीधा निकलना चाहिए, लेकिन इससे मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ, इतना टर्न हो गया। तो हम लोग टर्न कैसे लेंगे? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट से। ये ओरिजिनल पाथ है, ये आपकी क्या ओरिजिनल पाथ है? ये थोड़ी ओरिजिनल पाथ है, ये तो मिरर की वजह से मुड़ा है ना, तो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अब इसको निकालते हैं बच्चों, क्या होगा इसका? निकालते हैं क्या होगा? अब हमें ये बता दो कि ये टोटल कितना है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा 180, तो डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा को कि पाई माइनस पाई, हम ये डेल्टा चाहिए तो आई और आर को पाई में से घटा दें, तो पाई माइनस आई प्लस आर। तो एंगल ऑफ तुम्हारा डेविएशन मिल गया कि 180 में से ये वाला एंगल घटा दो आई प्लस आर। और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल नंबर 1 से कि आई और आर क्या होता है? सेम होता है। आई और आर क्या होता है आपका? सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस आई प्लस आर को यानी कि 2i लिख सकता हूँ, आई और क्या सेम है, तो डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i हो गई। यही आपका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। और ये बच्चों किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये बच्चों है आपका एंटी क्लॉकवाइज। मतलब किसी ये एक मिरर के लिए क्या करना है? 180 में से 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा दो, तो वो क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ क्या मिल जाएगा आपका? इंसिडेंस मिल जाएगा। तो ये बच्चों एक मिरर के लिए। अब मेरा सवाल है कि जैसे कई सारे मिरर हो, एक नहीं 2 मिरर हो या 2 से ज़्यादा, तब कैसे हम लोग निकालेंगे? तो अब तुम लोग उसके लिए इन स्टेटमेंट लिख लो, या मैं बता देता हूँ या लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो फॉर बोला कि मल्टीपल मिरर द नेट डेविएशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन। बोला कि फॉर, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, फॉर मल्टीपल मिरर मतलब एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है ना भाई, एक मिरर का तो तुम्हें पता है, तो कई सारे मिलर का तो होगा, तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नेट होगा, नेट एंगल ऑफ डेविएशन, वो क्या होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 और सो ऑन। ठीक है ना, ये होगा आपका। ठीक है ना, तो ये डेल्टा 1 क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है फॉर 1 मिरर, पहले मिरर के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या? सेकंड मिरर के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लेना है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, विच डायरेक्शन पुट करना है? पुट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 विथ डायरेक्शन। मैं फिर से स्टेटमेंट बोल देता हूँ बच्चों, जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके लिख सकते हैं कि फॉर मल्टीपल मिरर द नेट डेविएशन, कैसा? द नेट डेविएशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन टेकन विथ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन के साथ आपको लेना है। ठीक है ना, डायरेक्शन के साथ आपको लेना है, तब आपको जो है मल्टीपल निकाल सकते हो किसी मल्टीपल के लिए। अब बात आती है क्वेश्चन की बात आती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल पहले कर लेते हैं कि अगर ये मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये 30 डिग्री इसका इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका डेविएशन कितना होगा? डेल्टा एंगल है, तो तुम लोग सीधे वैल्यू पुट करो। डेल्टा इक्वल टू क्या? पाई माइनस 2 इंटू आई, और पाई माइनस 2 इंटू में आई की वैल्यू कितना है? 30 है, तो 30 दूनी 60 यानी कि आ गए 120 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 120। विथ डायरेक्शन पुट करना है। डायरेक्शन पुट करना है कि क्या होगा, तो देख लो क्या होगा। ओरिजिनल क्या होगा? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे होना चाहिए। अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे निकलती, लेकिन मिरर की वजह से क्या हो गया? ऐसे निकल गई है। तो ये कहीं ना कहीं रे, ये कहीं ना कहीं जो रे है बच्चों,
ये कहीं ना कहीं जो रे है आपकी ऐसे थी ऐसे मुड़ गई है, तो पहले ऐसे से ऐसे मुड़ी मतलब इधर से इधर गई है, तो कितना मुड़ी, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया बच्चों, ठीक है। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, ये 30 है और ये भी क्या होगा 30 हो गया, तो बेसिकली ये कितना होगा 60 है, 180 में से 60 घटा दो तो 120 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो एक मिरर के लिए था, अब मैं 2 मिरर के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये 2 मिरर बच्चों, ठीक है, और ये 2 मिरर का जो बीच का एंगल है बच्चों वो है आपका 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि अगर एक जो रे है, ये मान लो मिरर नंबर 1 मान लो और मिरर नंबर 2 मान लो, बोल रहा है कि एक रे है, क्या बोल रहा है, एक रे है जो मिरर 2 के पैरेलल आ रही है, तो ऐसे आ रही है, मिरर 2 के पैरेलल। पैरेलल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, दिख रही है या दिख रहा होगा, तुम लोग बता दो। देख रहे हैं पैरेलल है, ठीक है, ये ऐसी रे आ रही है। अब बताना है कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। बोलो नेट क्यों बोला है, क्योंकि 2 मिरर है, दोनों का अलग अलग आएगा, फिर हम लोग देखेंगे। देखो क्या होने वाला है, देखो देखो क्या होने वाला है। अगर ये रे पैरेलल है, देखो कैसे कॉन्सेप्ट, देखो क्या लगने वाला है। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या मैं बोलूँगा ये 60 डिग्री होगी, हाँ। अब हमें ये बता दो बच्चों कि सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने वाले हैं, तो उसमें नॉर्मल सबसे पहले लिखेंगे। तो इस प्लेन के लिए नॉर्मल, इस मिरर 1 के लिए, इस मिरर 1 के लिए इसका नॉर्मल क्या होगा, कुछ यूँ होगा परपेंडिकुलर, देखो ये 90 डिग्री पे है, ये नॉर्मल होगा इसके लिए। ये क्या थोड़ा सा छोटा बना दें, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, ये क्या है मिरर से 90 डिग्री बना रही है ना, यही तो नॉर्मल होता है ना भाई, कि अगर ये मिरर है आपका तो ये क्या नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या है, ये मिरर से कितना बना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बना मतलब क्या है, ये 60 हो गया तो कितना हो गया 30, ये 60 हो गया तो कितना हो गया 30। देखते हैं अच्छे से, तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बड़ा बनाना पड़ेगा, दिख तो रहा है। तो अगर वो 60 हो गया बच्चों, तो वो ये कितना हो गया 30। अब ये 30 मेरा क्या है, दिस इज द नॉर्मल एंड इन द इंसिडेंट रे, एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। तो इंसिडेंट एंगल 30 यानी 30 से आ रही तो कितने से जाएगी, 30 से जाएगी। यही तो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल पहला बोलता है कि अगर इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। अब ये जो रे आई या टकरा के जो रिफ्लेक्ट करेगी वो कितने से वापस जाएगी, 30 से है तो कितने से आपकी वापस जाएगी, 30 से ही जाएगी। ये मानते हो, बोलो इतना एग्री करते हो। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है ना, अब इतना एग्री करता हूँ, बस ये हमें पता करना था, इतना ही बस पता करना था कि ये कितने से वापस हो गई 30 डिग्री से। अब ये जो रे है, ये जो रे आई, अब ये किस पे पड़ गई, मिरर 2 पे। अब मिरर 2 पे पड़ी है तो मिरर 2 पे सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। अभी मिरर 2 के लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले के लिए हो गया, काम करता हूँ। तो ये मिरर 2 के लिए नॉर्मल हो गया। तो अगर हम ये मिरर 2 के लिए क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, वो कैसे पता चलेगा, देख लो। अब देखो कैसे कि अच्छा ये बता दो कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। तो तुम लोग बोलोगे कि सर ये नॉर्मल है, पहले मेरे का नॉर्मल N1 है, मान लो ये नॉर्मल है और ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए 60। तो अगर ये 60 और 60 तो ये कितना हो गया 60। तो ये वाला कितना बचा, नॉर्मल है, ध्यान रखना। ये नॉर्मल मतलब क्या है कि ये जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया 30 हो गया। तो कितने से वापस हो गया, यानी कि इंसिडेंट एंगल फॉर द मिरर 2 के लिए हो गया 30 डिग्री, तो इतने से 30 से ही वापस चला जाएगा, ठीक है। 30 से ही क्या हो जाएगा आपका, वापस चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 30 से ही क्या हो जाएगा, फिर से आपका वापस चला जाएगा, क्लियर है। तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कोई कर लेते हैं। या एग्री कर दो तो एक बार फिर से बता दी इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार चलो बता देते हैं, ठीक है ना। पता नहीं समझ में आएगा नहीं तुम लोग को। ये बोला कि यही जो है आपका प्लेन मिरर है, ठीक है ना, और एक ये है, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों आपका 60 डिग्री है। और इससे मैंने मान लिया मिरर 1, इसे मान लिया मिरर 2। बोला कि एक रे है जो मिरर 2 के पैरेलल आ रही है, मतलब ऐसे समथिंग आ रहा है, ये रे 2 के क्या पैरेलल है। अब बोला कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री,
बात तो पैरेलल होता है ना कि दो पैरेलल के बीच का ये जो है एंगल सेम होगा। अब तुम हमेशा क्या करो, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। तो इसके लिए ये नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल होगा और ये इंसिडेंट एंगल होगा। इनके बीच का जो एंगल होगा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। तो ये 60 है तो कितना होगा 30, क्योंकि नॉर्मल क्या बनेगा मिरर से 90 डिग्री। तो अगर ये 30 से आ रहा है तो वापस कितना जाएगा, 30 से जाएगा, तो 30 हो गया। अब हमें ये बता दो ये एंगल कितना होगा। ये नॉर्मल जो 90 डिग्री बना है तो ये 30 है तो कितना हो गया 60। अगर ये 60 ये 60 तो कितना हो गया 60 हो गया। चलो यहाँ तक काम खत्म। अब ये जो रे आ रही है ये रिफ्लेक्ट हुई है मिरर 1 के लिए, मिरर 1 के लिए रिफ्लेक्टर आ रही है, ये जो है रिफ्लेक्ट हुई है। अब ये जो है मिरर 2 के लिए क्या बनेगी, इंसिडेंट एंगल होती है। मान लो कि N1 था पहले मिरर के लिए और ये हो गया नॉर्मल N2 हो गया दूसरे मिरर के लिए। दूसरा मिरर के लिए क्या नॉर्मल है, तो ये 60 है तो कितना बच्चा 30 होगा। अगर ये 30 है इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल फॉर द मिरर 2। तो अगर 30 से आ रही तो वापस कितने से जाएगी, 30 से चली जाएगी। अच्छा हाँ जी, अब समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पता करना है क्या, एंगल ऑफ यही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ। एंगल नेट आपका क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलो मैं मिरर 1 के लिए जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया वो डेल्टा 1 मानता हूँ। और डेल्टा 1 क्या होता है मेरा पाई माइनस 2 इंटू आई, और इंसिडेंट एंगल कितना है बच्चों, इसके लिए 30 डिग्री है। तो पाई माइनस 30 60 एम कितना हो जाएगा 120 डिग्री। हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से लिखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा इसका। देखो बच्चों ये क्या, इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता, अगर मिरर नहीं होती तो ऐसे निकलती। अब ये कैसे मुड़ गई है, इधर मुड़ गई है ना, ये कैसे मुड़ गई है, ये आई और ये इधर मुड़ गई। तो ये कौन सा डायरेक्शन मुड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई। ये मिरर 1 के लिए निकल गया। मिरर 2 के लिए निकालते हैं। मिरर 2 के लिए मैंने मान लिया कि डेल्टा 2, और डेल्टा 2 क्या होगा पाई माइनस 2। तो मिरर 2 के लिए इंसिडेंट एंगल क्या है 30 डिग्री, वही है। तो पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री 120 डिग्री। अब ये बताओ कि ये इसके लिए जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे पता करेंगे। ये मिरर 2 है, ठीक है। तो ये हमारा मिरर एंगल ऑफ डेविएशन का क्या डेफिनेशन होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ओरिजिनल इसके लिए ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो मिरर 2 के लिए इंसिडेंट रे ये है, तो ओरिजिनल ये ना आगे बढ़ा। तो मिरर क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंस से कितना एंगल मुड़ गई। तो ये क्या होगी कि इसको ऐसे निकलना चाहिए पर मुड़ गई क्या, ऐसे मुड़ गई। तो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये मेरा जो डेल्टा नेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विथ डायरेक्शन पुट करेंगे, डायरेक्शन दोनों का सेम एंटी क्लॉकवाइज। तो 120 और 120 कितना होगा 240 डिग्री होगा। तो ये बच्चों होगा क्या आपका एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। ये नेट एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगले दिन कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन देख लेते हम लोग। फिर वही कहानी, 2 मिरर है, ठीक है, ऐसे। इसे मिरर 1 नाम दे दिया, इसे मिरर 2 नाम दे दिया। अब देखो पैरेलल नहीं आ रही है, एक रे आ रही है। अगर मान लो कि इस रे के लिए इस मिरर 1 के लिए नॉर्मल ही है, ठीक है ना। और इस नॉर्मल से क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री पे क्या हो रही है, एक रे आ रही है। ये रे है 45 डिग्री पे आ रही है। तो आपको बताना है कि इसका नेट आपका क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या तुम्हें करना है, देखो कि ये 45 डिग्री पे आ रही है, इंसिडेंट एंगल पता है, तो कितने से वापस जाएगी 45 से। चलो ये लगभग क्या है 45 डिग्री, इतने से क्या होगी वापस चली गई। तो अगर ये 45 है तो ये क्या होगा 45, ठीक है बच्चों। ये भी क्या होगा 45। अच्छा ये एंगल ले लो आप 60 डिग्री, फिर ले लो। तो 60 प्लस 41 105 डिग्री, यानी कि ये कितना बच गया 85 डिग्री। अब यहाँ तक तो आ गई, इतना हो गया बात। अब देखो मिरर 2 के लिए क्या होगा, इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी।
तो पहले क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर ही बात कुछ करना। ये नॉर्मल N1 था इसके लिए, मिरर 1 के लिए, ये मिरर 2 के लिए N2 हो गया। तो इंसिडेंट एंगल बताओगे, मिरर 2 के लिए इंसिडेंट एंगल क्या होगा? इंसिडेंट एंगल होता है क्या? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल। तो ये 85 होगा तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो ये 5 से आया है तो कितने से जाएगा? 5 से जाएगा। यही तो बोलता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा आपका? 5 डिग्री से क्या हो जाएगा आपका? वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर 1 के लिए होगा, मिरर 2 के लिए होगा। अब तो निकाल ही सकते तुम लोग। तो मिरर 1 के लिए क्या होगा देख लो, डेल्टा 1 पाई माइनस 2 इंटू आई। आई कितना यहाँ 45 डिग्री है, यानी 90 डिग्री। कौन सा होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे देखेंगे इस मिरर के लिए, कैसे देखने वाले, ये देखो इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे ये है। अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे निकलती, तो किधर मुड़ गई है? ये इस साइड मुड़ गई, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा 2 की अगर हम बात करें, इस मिरर 2 के लिए एंगल ऑफ डेविएशन 2 किसको रिप्रेजेंट करें? मिरर को। तो क्या होगा? पाई माइनस 2 इंटू आई, और आई कितना है बच्चों? 5 डिग्री है। तो 2 इंटू 5 होगा, यानी कि 1 हो गया 170 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे देखेंगे? देखो कैसे। तो इस मिरर 2 के लिए रिफ्लेक्टेड रे क्या आपका ये है और ओरिजिनल आपका इंसिडेंट रे ये है। तो ये अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे निकलते सीधे पर मुड़ गई इधर, तो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, डेल्टा नेट इक्वल्स टू क्या? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 170 और 90, यहाँ से 30 ले लोगे तो 200 बचेगा, 260। 260 डिग्री क्या होगा बच्चों? इसका नेट एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है बच्चों, नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आपका? 260 डिग्री आपका होगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या है अगला टॉपिक है, रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर। ये मैं सोच रहा हूँ कि सीधे क्यों नहीं से अगले टॉपिक में स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना, इस टॉपिक में नहीं रहते हैं अपन, अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर। ओके, रोटेशन ऑफ रे एंड मिरर अगले टॉपिक देखेंगे हम लोग, अभी सही नहीं होगा।